वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, जिस तरह मॉर्निंग शो में मैं डिफरेंट सेगमेंट्स आपके सामने रिप्रेजेंट करती हूँ, हर तरह के टॉपिक पर यहाँ पर बात हो रही होती है। यहाँ पर आज जो मेरे साथ गेस्ट यहाँ तशरीफ़ फरमा है और बात होगी हम हेरेसमेंट की। और हेरेसमेंट कई तरह की होती है, यहाँ तक कि मर्द भी हेरेसमेंट का शिकार होते हैं। हम किसी को धमकी दे रहे हैं, वो भी बंदा डर जाता है। तो ख़वातीन को हम करते हैं, बहुत सारे बच्चों को, तो बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। तो लेट्स सी, अब देखेंगे कि हमारे साथ जो एडवोकेट तशरीफ़ रखते हैं वो कौन सी हेरेसमेंट को बता रहे हैं कि किसके केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और क्या रेशो है हमारे इस वक्त पर। पाकिस्तान नहीं बल्कि कराची का क्या रेशो है। यहाँ पर एडवोकेट मोहम्मद नवाज धारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अल्लाह पाक इसी तरह हमारी अच्छी मॉर्निंग करे। लेकिन कहते हैं कि मैं माजरत के साथ नाज़रीन, अक्सर मेरी वालदा दुआ करती हैं, अल्लाह हॉस्पिटलों के मुंह ना दिखाए, जेलों के मुंह ना दिखाए और कोर्टों के मुंह ना दिखाए, है ना। तो ये कोर्ट लेकिन आप लोगों के बिना भी ये जो हमारे मसले हल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अपना कहते हैं इंसाफ जो मिलना है वो आप ही के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है कि 3 लोगों का जो फ़ोन नंबर है वो अपने मोबाइल में सेव करके रखें। अच्छा सर, मैं ले लूं, मोबाइल उठा लूं जरा। आपका नंबर सेव करना है? अच्छी बताइए। जी सर। एक तो कहते हैं कि वकील का नंबर, दूसरा डॉक्टर का नंबर, तीसरा इलाके के SHO का नंबर। अच्छा, वही बात हो गई जो मेरी वालदा ने। और चौथा जो है वो मौलवी साहब का नंबर। ये मौलवी साहब का, यानी कि अभी भी निकाह करने को दिल करेगा। निकाह भी हो सकता है, जनाजा भी हो सकता है। अरे अल्लाह अकबर। इससे बीच में भी बहुत सारी चीजें अच्छा, बीच में भी बहुत अच्छा। तो मामला ये है कि जिंदगी में एक सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक फार्मूला चलता हुआ आ रहा है कि हर एक शख्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। अगर सारे काम मैं करना जान जाऊं, या अब यहाँ मौजूद हैं, अगर DOP जो लाइटिंग को सेट करता है, लाइटिंग का काम से लेके कैमरामैन के काम से लेके तमाम तर काम अगर एक शख्स करना शुरू कर दे तो शायद वो एक जरिया जो पॉसिबल नहीं। इस तरीके से जो कानून ला कानूनियत पर कभी मुआशरा नहीं खड़ा होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है कि नाइंसाफ़ी और कुफर पर कभी मुआशरा कायम नहीं होता, इंसाफ पर मुआशरा हमेशा कायम रहता है। तो ये तो हो गया ऑन द लाइटर नोट। दीगर जो आप वकालत के हवाले से गुफ्तगू, बेसिकली जो हिरासमेंट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आपने मदऊ किया, मैं मशकूर हूँ आपकी पूरी टीम का। और हमेशा एक फ्रेश अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, अगर इंटेलेक्चुअल अंदाज से आप होस्टिंग करती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हिरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है वो कानून तो आ गया। वो हिरासमेंट एट वर्क प्लेस आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त उन्होंने इस पर साइन किया, और फिर जिसे हुकूक निस्वा के नाम से भी बिल कहा गया और दीगर कानून मौजूद है। जेंडर बेस्ड वायलेंस हर मुआशरे में होता है। रिसेंटली आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कहाँ कहाँ होता है। जहाँ भी को वर्किंग स्पेस बनता है ना अन जेंडर बेस्ड, वहाँ जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं अगला लफ्ज़ इस्तेमाल करने जाऊँ कि अगर केसेस के रेशो को डिस्कस करें तो हमारी मीडिया का भी रेशो एक आएगा। अच्छा। जहां वायलेंस होता है जेंडर बेस्ड बुनियाद पर। जेंडर बेस्ड वायलेंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कानून क्या कहता है, और उसके साथ साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस कि कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन और प्लेटफॉर्म्स में जहां पर जाना चाहिए, ये बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर होता है। एक तो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है वर्किंग वुमेंस के साथ जो ऑफिसेज में काम करती हैं, मुख्तलिफ मल्टी नेशनल और कॉरपोरेट इदारों में काम करती हैं, इवन जो मजदूरी करती हैं लेबर करती हैं जहाँ किसी इंडस्ट्री में और मुख्तलिफ जगहों पर, उनके साथ वायलेंस होता है। दूसरा जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है वो घरों में होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो घरों में होता है हम उसको सब
क्लॉज में लेकर जाते हैं डोमेस्टिक ये वायलेंस। हाँ, ये इनका भाई जाती मामला है। जी, ओके, ओके। डोमेस्टिक वायलेंस में ले जाते हैं। एक जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो वर्क प्लेस पे होता है उसको हम हिरासमेंट के नाम से लेकर सही। जाते हैं, और जो है वो उस हिरासमेंट में जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस आता है। अब जेंडर बेस्ड वायलेंस वर्क प्लेस पे हो तो वो कहाँ रिपोर्ट होना है, और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक बुनियादों पर हो तो वो कहाँ रिपोर्ट होना है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने की हैं। अब जो वर्क प्लेस पे होता है हिरासमेंट, वो आपको कानून जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ, व्यूअर्स के खिदमत में रखना चाह रहा हूँ कि वो कानून में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस वर्क प्लेस पे होता है उनके लिए डू यू नो कि हर इदारे में दे आर लीगली बाउंड के जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकथाम के लिए एंटी वायलेंस कमेटी बनना बहुत ज़रूरी है। कानून के मुताबिक हर इदारे को अपने अपने इदारे में वो कमेटी बनानी है जिसके तहत जेंडर बेस्ड वायलेंस की फौरी तौर पर उनके रिड्रेस किया जाए। एक तो ये। दूसरी जो अहम चीज़ है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो वर्क प्लेस पे होता है उसको रिपोर्ट किया करें। सही। आपको पता है कि अगर मैं आपको 6 सेकंड्स तक मुसलसल घूर के देखूं 6 सेकंड्स बिल्कुल तक, मैं समझ गई मैं। तो भी ये भी वायलेंस है। अच्छा। यस, इट इज वायलेंस। हाँ, बंदा इरिटेट हो रहा है कि बिला वजह में क्यों। इवन ये खवातीन बहुत ज्यादा इसके शिकार होती बिल्कुल हैं। ऐसे ही। 6 सेकंड्स तो मैंने बहुत कम बताए। खवातीन तो बेचारी अगर किसी गाड़ी में जा रही हैं, किसी ट्रांसपोर्टेशन में जा रही हैं तो मुसलसल वायलेंस के शिकार होती हैं। एक आपने कभी देखा होगा सर, क्या नाम है, एक चीज सिर्फ मैं मुकम्मल करना हाँ, चाहूंगा। जी। दूसरा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, मतलब उसमें पुलिस इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी कि घर का मामला है। लेकिन अब डोमेस्टिक वायलेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया है। आप जाएं थाने पे रिपोर्ट करें और पुलिस जो ऑफिसर है इज बाउंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स एंड एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब वो कानून तब्दील हो गया है, लेकिन बहुत सारे खवातीन को, इवन मर्द हजरात को ही पता नहीं है। आपका सवाल? अच्छा, मैं नहीं सवाल नहीं, मैं सोचूं कि नॉर्मल अगर कोई देखता है तो उतना बुरा नहीं, लेकिन जो खास बार बार आपको घूर रहा होता है ना तो बंदा वैसे इरिटेट हो जाता है। और अच्छा, मैं तो कुछ और ही मिजाज की हूँ ना, बस समझे अखरोट ही हूँ दिमाग में मैं तो डायरेक्ट बंदे से पूछ लेती हूँ। हाँ, अच्छा ऐसे करती हूँ जैसे मैं किसी को तुम ढूंढ रहे हो, मतलब शक्ल किसी से मिल रही है, मैं डायरेक्ट जाके नवाज साहब यू कांट बिलीव, अगर मुझे फील हो गया कि मुझे कोई, अच्छा मैं बाकायदा होटल्स रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, अगर किसी जगह पे वो ढाबे पे बैठी हूँ, लेट्स सी मेरी ये नेचर कुछ वैसी है कि जो चीज़ अच्छी लग रही है वहाँ पे मैंने ओके, अब बंदा कुछ हाँ ऐसे करती हूँ, अच्छा मैं बाकायदा मुखातबत करती हूँ, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे कर दी, क्या हुआ भाई कोई मसला, वो यकीन करें उसके आसान खता हो जाते हैं क्योंकि वो वाकई में मिस्टेक कर रहा है। नहीं कुछ नहीं अच्छा क्या हुआ भाई कोई मसला, बाकायदा पूछते हो कोई मसला तो नहीं है, मेरी शक्कर तुम्हारी वाइफ से तो नहीं मिल रही है, फिर मुझे लेके जाओ उसके पास, मुझे दिखाओ तुम सच बोल रहे हो। यानी कि झूठे को घर तक छोड़ गया ना, अगर उसने मुखातबत कर ली तो दे फंस गया बंदा, फिर नहीं छोड़ती मैं। और आपके अंदर होना चाहिए ऐसा पावर, व्हाई आर यू फील शाय, क्यों आपने चोरी की है, आप क्यों डरेंगे, मर्द है क्या मतलब है, मर्द है तो क्या मतलब, जिन है भूत है खा जाएगा, अरे डट जाओ, एक दिन आपने स्टैंड ओवर लिया उसके बाद किसी की मजाल नहीं है जो आपको आंख उठा के भी देखे। अगली चीज मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। डू यू नो कि हम और आप मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं और सफ़र करते हुए अपनी ज़िंदगी की एक पहिया चला रहे हैं। हमने और आपने और देखने वाले दोस्तों ने और इवन यहाँ ऑफिस के लोगों ने मुख्तलिफ बसेस में सफ़र किया है। बिल्कुल ऐसे। कराची की एक बड़ी मशहूर बस्ती, अब तो मेरा ख्याल है चलती है या नहीं चलती है, एक बड़ी खूबसूरत सी W11 चलती थी ना, आज भी चलती है, आई डोंट नो, मैं काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अभी काफ़ी टाइम हुआ है मैंने सफ़र नहीं किया उस पर एक ट्रेंड है कि उसमें गाने चलते रहते हैं। हाँ। ये मशहूर है कि W11 में गाने चले, घूर के देख रहा हूं। अच्छा, ये जो गाने चलाना है ना ये भी हिरासमेंट में आता है। अच्छा, डू यू नो कि व्हीकल एक्ट के तहत आप इस पब्लिक प्लेस की, पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक व्हीकल में गाने नहीं चला सकते। इसीलिए तो वो फिर वो कहते हैं जब कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगी, मैं अपने घर को। अजीबो गरीब किस्म के, आप क्या फैमिली के साथ उस गाड़ी में बैठ सकते हैं?
اچھا پھر اسی گاڑی میں ایک سیکشن بنا ہوا ہے, ایک مرد حضرات دوسری طرف خواتین حضرات, تو وہ اس جو انٹریکشن ہے وہ بھی ایک دیکھنے کے لائق ہے. ایک ارے مرر میں یوں ہم نے مرر کالج میں فیس کیا نا, یوں ڈرائیور اتنے مرر ہیں کہ آنکھ سے لے کے کان تک سارے فکس کیے ہوئے کہ یہاں اس پہ کان دیکھیں گے, اس پہ آنکھ. یہ دس از فیکٹ, میں جو فیکٹ بتا رہا ہوں. اب ان کی مجبوری بیچاریاں وہ مطلب ٹریول تو کرنا ہے, سفر تو کرنا ہے. اچھا ضروری نہیں ورکنگ وومن, ہاؤس وائف بھی جاتی ہیں, ہاؤس وومن بھی جاتی ہیں, آفس سے کے لیے جاتی ہیں. تو اب یہ اتنے میررز لگانا, اس طرح سے کرنا, دس از ایلیگل. اب who will take action, ہم یہ کہتے ہیں کہ who will take action, we will take action. کتنے لوگوں نے جا کے رپورٹ کیا ہے اس کنڈکٹر کا رویہ جو منی بس میں ہوتا ہے, کتنی خواتین نے رپورٹ کیا ہے. آپ اتریں, گاڑی چل رہی ہے, آپ اتریں, سامنے ٹریفک وارڈنز کھڑے ہوتے ہیں, اینٹی جو ہراسمنٹ کا قانون پر عمل درآمد وہ بھی کرا سکتے ہیں, سامنے پولیس والے کھڑے ہیں, آپ وہ کروا سکتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کوئی بھی بندہ کروا سکتا ہے, لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا, اس کی وجہ اگنور کرتے ہیں. اس کی وجہ آپ خود بتائیں گے, میں بتاؤں گی. نہیں, وہ کہتے ہیں ہم معاشرے میں ریسپیکٹ خراب ہو جائے گی. نہیں, ایک عورت, ظاہر بات ہے, ہر میرے کانفیڈنس میرا ایسے نہیں آیا. آف کورس کوئی بیک اپ ہوگا نا میرا, کہ مجھے کچھ سپورٹ کرے تو میرے اندر یہ کانفیڈنس ہے. اصل میں اگر گھر کے مرد, چاہے وہ بھائی ہو, ہسبینڈ ہو یا فادر ہو, سے کوئی پرابلم ہو, میں ہوں, تو وہ بچی کو کانفیڈنس آتا ہے, وہ پھر جا کے شکایت کرتی ہے. اب اس کو یہ کسی نے کہہ دیا, کہ اس کے بھائی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اگر کوئی شکایت تمہاری ملی تو تمہارا کالج جانا بند, تمہارا آفس جانا بند. اب مجھے بتائیں وہ کہاں سے آپ کو شکایت کرے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے. وہ کہے گی اللہ میرے گھر میں پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے کسی نے فالو کیا ہے, کسی نے مجھے تنگ کیا ہے, میرا تو کالج بند ہو جائے گا. تو وہ ڈر کے مارے کہتی نہیں. اس سے کس کو کانفیڈنس ملتا ہے؟ اس بندے کو جو روز کہتا ہے یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہی ہے, وہ روز آپ کو فالو کر رہے ہیں, وہ روز آپ کو کچھ نہ کچھ ہوٹ کر رہے ہیں, اور آپ دوپٹے میں اپنے آپ کو ڈرا بند کری, کبھی دوسری گلی سے, کبھی اس ایریا سے, کبھی اس جگہ سے جا رہی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ وجہ ہے کہ گھر سے اگر اس کو کانفیڈنس ملے گا کہ میں ہوں, کوئی بیٹا بتا, کوئی بات ہو تو مجھ سے کہنا, میں لے کے جاؤں گا, کوئی مسئلہ ہو تو میں, پھر کیا ہے اگلے دن اس کا فادر اس کے ساتھ جاتا ہے نا, دوسرا بندہ ڈر جاتا, نہیں بھائی وہ کہتے ہیں نا میں یہ ٹرائی کرتا رہوں گا تو یہ کبھی تو ریپلائی کرے گی. اب وہ ریپلائی نہ وہ ریپلائی کر سکتی ہے, نہ وہ غصہ کر سکتی ہے. غصہ کرے گی, دو لوگ جمع ہوں گے, اس کے دل میں ڈر, میرے گھر میں پتہ چل گیا, پھر کیا ہوگا؟ تو پلیز یہ اویئرنیس کے پروگرامز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ گھر والے یہ دہشت نہ ڈالیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو تمہارا گھر سے نکلنا بند, تمہاری تعلیم بند, تمہارا آفس بند, تمہارا کاروبار بند, تو وہ کبھی بھی آپ سے شیئر نہیں کرے گی. تو یہ میری بات کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسا کانفیڈنس گھر سے ہی ملتا ہے, اور کانفیڈنس ملنا بھی چاہیے. اور یقیناً وہ خواتین اور وہ جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز کو نمٹنا بہت ضروری ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہراسمنٹ پھر وہ جب آفیسز میں ہوتی ہیں, اور جب آپ کے پاس اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز نہیں ہے, کہاں جانا چاہیے, جو بیسٹ مرد حضرات کا بھی سوال ہوتا ہے. وہ جو اینٹی ہراسمنٹ اگر آپ جا رہے ہیں اور اینٹی آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ورکنگ پلیس پر, تو آپ کے ڈو یو نو کہ اتنے امپاور ہیں علاقے کے اومبیسمنٹس کہ آپ یو کان بلیو اس ہراسمنٹ کے معاملے پر. اور میں نے کئی لوگوں کو گورنمنٹ نوکریوں سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا ہے ہراسمنٹ کے بنیاد پہ. کس بیس پہ ان کو ہراسمنٹ؟ یس, اگر ہراسمنٹ, اگر کوئی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ چھوٹی سی ہراسمنٹ, جو چھوٹی سی چیز جو روزانہ کے بنیاد پہ ہوتی ہے, گور گور کے دیکھنا. اس کے علاوہ آپ کے باسز جو ہیں ورکنگ پلیس پر مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں جو زوم معنی میں ہوتی ہے, میں سمجھ, ٹونٹ کرنا, ہاں ٹوٹ کرنا, جو بھی چیزیں, اب اس کو بھی کیسے, یہ بھی آپ کے ہراسمنٹ میں آتا ہے. اچھا یس, اگر بلا وجہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, فرض کریں آپ کی چھٹیاں ہیں سال میں 28 سینکشنز, آپ نے اس میں سے اگر 5 چھٹیاں مانگ لی ہیں, تو وہ مختلف طریقوں سے آپ کو تنگ کر رہے ہیں نا, بہت سارے طریقوں سے. اگر آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے, ابیوز مینٹلی بھی ہوتا ہے, انٹلیکچولی بھی ہوتا ہے, سیکسولی بھی ہوتا ہے, ابیوز فزیکلی بھی ہوتا ہے, مختلف ابیوز کے ہیں. آپ کو ڈو یو نو کہ انٹلیکچوئل ابیوز بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟
दो बैठे हुए हैं, एक खातून बैठी हुई है और एक मर्द बैठा हुआ है, आपसे मुतमईन नहीं है या वो कुछ और डिमांड कर रहे हैं, आपने वो पूरी नहीं की है और ये एक काम है जो आपकी जेडी है, लेकिन आपको ये कह के उनको दे दिया जाएगा, यू कांट डू दिस, उनको दे दो, यू कांट डू दिस, उनको दे दो। दिस इज इंटेलेक्चुअल अब्यूज बिकॉज यू हैव अ जेडी, आपकी जेडी है ना कि आपको ये काम करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका काम किसी और को ये कह के दे दिया जा रहा है, हालांकि असाइन ये डायरेक्ट भी किया जा सकता था, बिल्कुल सही करिए, कि भाई आप कर ले, आप कर ले, लेकिन वो इस बावर करवाना, दिस इज इंटेलेक्चुअल अब्यूज। अब इस मुख्तलिफ हिरासमेंट के इतने तरीके हैं कि 1 लाख हिरासमेंट के तरीके हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको जो 3 चीज़ें दे दूं कि आपकी जो स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी आपको दी है मैंने 1 महीना इस्तेमाल करने के लिए, सारी टूटी दे दूं, टूटी भी दे दूं, सबको सही दे दूं, तंग तो करना है ना, मुख्तलिफ तरीकों से करना है, तो वो इनको रिपोर्ट कहाँ करना है, मैं क्योंकि आपके पास टाइम हमारे प्रोग्राम में बहुत कम है, तो वो रिपोर्ट आपको हम इसको टू बी कंटिन्यूड के ऊपर नेक्स्ट उसमें भी करेंगे, आप बात कीजिए इंशाल्लाह। तो इसको रिपोर्ट जो है वो हमें ओम्बेड्समैन के पास करना है, ओम्बेड्समैन के पास हम इसको रिपोर्ट करेंगे। और ओम्बेड्समैन कहाँ मौजूद है, आपके कराची में ओम्बेड्समैन यहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट के साथ यहाँ मौजूद है। अच्छा। ओम्बेड्समैन के पास पावर जो मालाफाइड एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी होती है और इंक्लूडिंग अलग से हिरासमेंट का जो कानून है उसमें ओम्बेड्समैन के पास इख्तियार है, और ओम्बेड्समैन आपके बॉस को रिवर्ट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, डिसमिस कर सकता है फ्रॉम द सर्विस। और अब मैंने देखा है कि कई लोग गवर्नमेंट जॉब से 18 ग्रेड के, 17 ग्रेड के, अबव 17 ग्रेड के डिसमिस हुए हैं, उनकी अपील आगे जाके खारिज हो गई है कि ऑन व्हाट ग्राउंड यू डू हिरासमेंट। दुनिया के अंदर हिरासमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस है, और हमारे यहाँ भी कानून जो मौजूद है उसमें हिरासमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन लेट्स मूव टुवर्ड्स, वो कहते हैं ना, एक मिसाल आती है ना कि वो चूहे और बिल्ली वाली के, वो चूहे इकट्ठे होके कहते हैं वो बेल कौन बांधेगा, हाँ, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे अच्छा, जो चूहा नहीं है इसमें से बिल्ली है तो वो घंटी कौन बांधे ताकि पता चले कि आ गई है, तो वो घंटी बांधने की जरूरत है अगर कोई ऐसा शख्स करता है। माजरत से वो मेरी थोड़ी लूज टॉक हो गई, लेकिन वो घंटी बांधने की जरूरत है, वो अलार्म सिचुएशन हमें पैदा करनी है। अब आते हैं डोमेस्टिक। जी, इसकी रीज़न ये होता है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, एक मैं बात बताऊं, और अगर अवेयरनेस नहीं है तो ऊपर से एक यूनिटी भी नहीं है। याद रखिएगा, यूनिटी ना बड़े बड़े तख्ते हिला देती है, घर की यूनिटी हो या ऑफिस की यूनिटी हो, ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंटेबल है। अच्छा, ये छोटी मोटी बातों को तो सॉरी हम लोग बहुत लाइट लेते हैं, जो आपने इतना कहा ना कि अगर टोंट करना या उसको पिंच करना या आते जाते उसको कहीं ना कहीं उसकी सैलरी डेज काट देना, जो भी ये छोटी मोटी चीज़ें तो लोग को कोई परवाह ही नहीं करते, मैं सच कह रही हूँ, वो इस चीज़ को अहमियत ही नहीं देते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देती है और आपको एक्शन लेना पड़ता है। यस, आप टेक एक्शन, आपको लेना पड़ेगा। जब तक आप अपनी आवाज़, अच्छा रब से दुआ हम करते हैं, रब बार बार कहता है मुझसे मांग, और आपने देखा होगा कि हम जब मांगते हैं तो अल्लाह पाक उससे ज़्यादा अता करता है। वैसे तो वो नवाजता बहुत है, हमें कभी कभी अपनी आवाज़, हमें कभी कुछ कहना पड़ता है, बिन मांगे कुछ नहीं मिलता, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे कभी हो नहीं सकता कि आपको हर चीज़ बिन मांगे लोग आपको देना शुरू कर दें, तो आपको उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल फाइट करनी पड़ती है, आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। कुरान पाक की एक आयत है, लेसबिल इंसान, कि इंसान आप जो सोचते हैं वो मैं अता करता हूँ, लेकिन आप जस्तजू तो करें। एक हॉस्पिटल है यहाँ कराची का, बड़ा हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, तो मेरे रास्ते के बीच में आता है, और उस रास्ते, उस हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस पे ये आयत लिखी हुई है, सुभान अल्लाह, और मुझे ये शरफ हासिल होता है कि आते हुए और जाते हुए उस आयत को, उसकी ज़ियारत होती है मेरी, और मैं वो आयत पढ़ता भी हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश भी करता हूँ कि ए इंसान, जो आप सोचते हो, जिसकी जुस्तजू करते हो, वो उसको मैं हासिल करने में आपकी मदद करता हूँ। तो यकीनन ये तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है।
کہ جو جستجو کرے گا جس چیز کی اس میں. اور دوسری بات ہے کہ یہ تمام تر قوانین جو ہیں وہ شریعت اور قرآن کے مطابق بنے ہوئے. ایک تاثر ہے عام لوگوں میں کہ جو پاکستان میں قانون ہے وہ شاید شریعت اور قرآن کے کوئی اگینسٹ جاتا ہے. کبھی بھی نہیں. جو قانون بنتا ہے وہ قانون شرعی کونسل سے اپروول ہونا اس قانون کی بہت ضروری ہے. اور وہ جب قانون ہوگا, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, اس میں پہلے لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام ہے اور کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یہ ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے وہ جس کے تحت مینیول ہے, جس کے تحت پورا سسٹم چلتا ہے. آج الیکشن میں لوگ گئے ہوئے ہیں, یہ بھی جو ہے وہ اس قانون کے تحت گئے ہوئے ہیں. ہر ایک شخص اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں لے کر آ رہا ہے اور سیاسی پارٹیوں کو منتخب کر رہا ہے اور سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو رہا ہے. یہ آئین کا آرٹیکل 17 ہمیں اجازت دیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ معاشرے میں ایک ماردار لگی ہوئی ہے کہ اس پارٹی کو جوائن کرو, اس کو نہ کرو. وہ ایک الگ غیر قانونی عمل ہے جس کی مذمت کرنی چاہیے. قانون کے مطابق یہ عمل نہیں ہے. ہر ایک کی شخص کی مرضی ہے کہ جس سیاسی پارٹی کو جوائن کرے اور جس سیاسی پارٹی میں جانا چاہے. بالکل ان کی مرضی ہے اور جس سیاسی پارٹی کو ووٹ دے. آئین کا آرٹیکل 17 اس پر مبنی ہے. یہ بھی ہراسمنٹ ہے, کسی کو پریشر دیں, اس سے سائن کروائیں, اس کو سرٹیفکیٹ دیں. پتہ اس طرح کی یہ بھی ہراسمنٹ ہے کہ آپ کاغذات جمع کروا کے آئیں اور جیسے ہی جمع کروا کے آگے آئے اب واپس آئے تو میں آپ کے گھر پہ چھاپا مروا دوں چونکہ آپ کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے. یہ ایک نہیں میں نے جو پچھلے دنوں بڑا مجھے ہنسی بھی آئی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو جی یہاں پر پہلے یا تو کوئی پیمنٹ دی جاتی ہے ان کو کہ بھی آپ لکھ کے دیں کہ آپ نے ادھر ہی ووٹ دینے. یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. بینگا پاکستانی, بینگا مسلم, ہم لوگوں نے اگر ہم نے اچھا کام کیا تو آف کورس ہمیں جو ہے لوگ سلیکٹ کریں گے. میں شکریہ کرتی ہوں. میرے ساتھ آف کورس ایڈوکیٹ محمد نواز صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور میں اس کو جو ہے ہم لوگ پروگرام کو نیکسٹ اس میں کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی کوشچننگ اور آپ کے ایک لیول پر میں مشکور ہوں کہ آپ جس لیول پر آ کے اور گیسٹ سے گفتگو کرتی ہیں بہت کم مارننگ شوز میں ہوتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. لیٹس سی, میں یہاں پر چاہوں گی اجازت ناظرین, اور کوشش کرتے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئر کر سکیں, لیکن اس میں کچھ کوتاہی یا کچھ غلطی ہو جائے اس کے لیے معذرت. لیکن آپ اپنے آئیڈیاز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ یو وانٹ کہ یہاں پر کچھ یہ ہونا چاہیے تو لیٹس سی, ہم اس انشاءاللہ اپنے ڈائریکٹر پروڈیوسر سے بات کریں گے. 0315824870 یہ نمبر بار بار اسکرین پر مینشن ہوتا ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی آئیڈیاز شیئر کریں. اور اگر آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سرچ کریں مجھے گڈ مارننگ وتھ سبھی, ٹک ٹاک, انسٹاگرام اینڈ یوٹیوب اینڈ فیس بک. اور مجھے اجازت دیں, کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.